प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम आपको त्यागपति खंड काव्य के आधार पर जो है हर्षवर्धन का चरित्र चित्र लेके आए हैं। और परसों ही एग्जाम है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से आता है कि त्यागपति खंड काव्य कहानी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसमें खास रूप से हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण के बारे में बताने आपको हम जा रहे हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल लें और स्टार्ट। लिखा है, और ये कहाँ का, ये घर के जो है, जो घर का जिला है, यानी हमारा जो जिला है ये शाहजहानपुर जिले से संबंधित है और आवश्यक रूप में जरूर पूछा जाता है। दो प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, त्यागपति खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखो। और उसके पश्चात दूसरा, जो प्रमुख पात्र है इसमें वो हर्षवर्धन है। तो आता है कि त्यागपति खंड काव्य कहानी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से जो है परीक्षा में पूछा अवश्य जाता है और इसके लिए भी जो है बहुत ही अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है हर्षवर्धन, तो आपको डायरेक्टली नीचे लिखना स्टार्ट नहीं करना है। हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसके नीचे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं हेडिंग वाइज। ठीक है, वो तरीका ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग कि डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। जो कॉपी चेक करता है उस पर आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। उस पर प्रभाव डालने का सीधा सा एक ही तरीका है कि आप उसको रोचक और बेहतर तरीके से सही ढंग से उसको लिखें। तभी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वही वो उसका उत्तर देते हैं तो अधिक नंबर मिलते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं आंसर लिखते हैं और उसमें नंबर कम मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जिस बच्चे को अधिक अंक मिले हैं उसने बेहतर तरीके से उसको लिखा है, सारी जो नियम कायदे कानून है उन शर्तों को पूरा किया है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। देखते देखिए यहाँ हर्षवर्धन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करना। क्या लिखना है कि जो है हर्षवर्धन कहानी क्या है, हर्षवर्धन कहानी क्या है। तो इसमें देखिए कि जो है यह लिख सकते हैं, यह कहानी पूर्णतः सामाजिक और इस परिवेश पर आधारित है। क्या है? आधारित है। पहले बताना है, इंट्रोडक्शन बताना ये है कि ये है क्या। ठीक है, इसके बाद इसके लेखक भी लिख देंगे कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, हम इसमें लिखने का तरीका बता रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। तो इसके लेखक लिख देंगे। आप जो कहानी का जो केंद्र बिंदु है, ध्यान देंगे, हम सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकते ना। कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? हर्षवर्धन है, क्योंकि जो कहानी है चारों ओर इन्हीं के आगे पीछे यानी चारों तरफ कहानी जो है घूमती रहती है। ध्यान रखने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है कि इसमें ये बताया गया है कि हर्षवर्धन कहानी के आधार पर बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और महत्वपूर्ण रोल इनका ही है। ठीक है, तो लिखेंगे कहानी चारों ओर इन्हीं के घूमती रहती है। ये मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं कि इसके मेन हीरो हैं, ऐसे करके कह सकते हैं, अपनी भाषा में
इसको हम मेन हीरो भी कह सकते हैं कि इस कहानी के हीरो हैं और अंत तक लगातार बने रहते हैं। ठीक है, ये एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भाई के रूप में और एक अच्छे युद्ध करने वाले यानी युद्ध में प्रवीण महाराजा या कह सकते हैं क्षत्रिय थे। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है यह कहानी पूर्णतः सामाजिक परिवेश पर आधारित है यानी जुड़ी हुई है। और फिर बाद में आपको इसके लेखक लिखना है और उसके बाद यह कहानी जो है इन्हीं के चारों ओर घूमती रहती है। और उसके बाद लिखना है कि इसके प्रमुख अभिनयकर्ता हर्षवर्धन है। इसमें इनके जो है त्यागपति जीवन का भी वर्णन मिलता है। और उसके पश्चात जो है आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श राजा के रूप में भी इनका जो है महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया है। इतनी बात आपको क्या करना है कि 3-4 लाइनों में आपको लिख देना है। ध्यान रखें, इसके लिए समय बहुत जरूरी है कि आप समय का ध्यान रखें, किस प्रश्न पर हमें कितना समय देना है और कब देना है। ये 3-4 बातें परीक्षा के लिए बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब पहला, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर एक यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हर्षवर्धन ने जो कहानी बताई थी हमने पूरी, तो उसकी एक एक क्वालिटी जो है आपको लिखनी है। हर एक क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है। पहली क्वालिटी उनके अंदर क्या थी, पहली क्वालिटी यानी जो थी वो था आदर्श पुत्र था। वो कौन थे, आदर्श पुत्र थे। ये आपको ध्यान रखना। आदर्श पुत्र कैसे हैं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा कि हर्षवर्धन शिकार खेलने के लिए गए थे और राजवर्धन जो है उत्तराखंड में हूणों के साथ युद्ध कर रहे थे। उसी समय एक सिपाही आता है और जानकारी देता है कि आपके आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप घर पे लौट चलें। तो वह वापस तुरंत लौट आते हैं और लौट आने के पश्चात में अपने पिता का हर प्रकार से इलाज कराते हैं, बहुत उनकी सेवा करते हैं जिसकी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। माता इनकी अधीर हो जाती है। अधीर होने के पश्चात में कई बार वो खुद के जलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इसमें हर्षवर्धन जो है अपनी माता को बचा लेता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वह एक आदर्श पुत्र थे। तो बस यही लिखना है। चरित्र में क्या है जो उन्होंने मेन रोल निभाया है, कौन कौन से कहानी में उन्होंने गुण दिखाए हैं, उन्हीं के गुणों के बारे में आपको सीधे तरीके से लिखना है। और बाकी कोई कुछ चरित्र चित्रण नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही है मेन चीज, ये है कि चरित्र चित्रण के बारे में बताया बहुत अलग तरीके से जाता है, ऐसा लगता है बहुत कुछ है। तो पहले आपको यही जानना है कि चरित्र चित्रण होता क्या है। जब आप ये चीज समझ आएंगे तो उसके बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब पहली तो बात ये होगी क्या लिखना है, आदर्श पुत्र हर्षवर्धन लिख सकते हैं। यहाँ चलिए हम लिख के दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे लिख दिए, हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र थे। जब वह शिकार खेलने के लिए, ठीक लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं आप, ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, हम पहले बता रहे हैं। हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र थे जब वह शिकार खेलने के लिए गए थे वन को, और उनके बड़े भाई हर्षवर्धन हूणों के साथ युद्ध कर रहे थे। तब उन्हें सिपाही द्वारा एक समाचार मिलता है और समाचार में बताया जाता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब है, और तुरंत वापस लौट आते हैं। लौट आने के पश्चात में वह हर प्रकार से अपने पिता का इलाज करवाते हैं। माता अधीर हो जाती थी, उनको दाह संस्कार करने का प्रयास करती हैं, उन्हें बचाते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र थे, इस आधार पर कहा जा सकता है। तो ठीक पहला पॉइंट हमारा हो गया है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, आपने अगर पिछला हमारा वीडियो देखा है, उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया, उस कहानी को सामने लाइए। अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा जाकर देखिए,
देखने के बाद फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि जब तक आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस वाले वीडियो में क्या बात चल रही है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, तब ये कहानी समझ में आएगी। ठीक है, अब उनके लिए है जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा देखा है, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो दूसरी हेडिंग क्या बन सकती है? सीधे तौर पे कह सकते हैं ना, आदर्श भाई। कैसे कह सकते हैं? एक आदर्श भाई। अब हर्षवर्धन एक आदर्श भाई भी है। कहानी को देखिए। हर्षवर्धन जब अपने पिता का संस्कार कर चुका था, माता और पिता दोनों का अंतिम संस्कार कर चुका था, तब मालव राज द्वारा इनकी बहन ग्रहवर्मन और इनकी बहन राजश्री और उनके जीजा या कह सकते हैं बहनोई या कह सकते हैं राजश्री के पति ग्रहवर्मन घर वापस लौटे जा रहे थे, तब उन्हें ये समाचार मालव राज द्वारा मिलता है कि मालव राज ने आपके दोनों रिश्तेदारों यानी बहनोई और बहन राजश्री को अगवा कर लिया है, यानी किडनैप कर लिया है। ठीक है, और बंदी बना लिया है। अपनी भाषा में लिखेंगे क्या कर लिया है? बंदी बना लिया है। जब जैसे ही ये बात हर्षवर्धन को पता चलती है, वो तुरंत दौड़े वहां जाते हैं और मालव राज को युद्ध में परास्त करते हैं। परास्त करने के पश्चात में अपनी बहन को दोबारा वापस लाते हैं। लाने के पश्चात में अपने भाई का भी बदला लेने के लिए मालव राज से जाते हैं। दूसरी बात, इनकी बहन जंगल को चली गई थी, उस जंगल में से जा करके अपनी बहन को दाह संस्कार करने से रोकते हैं और रोकने के पश्चात में ला करके महारानी बना देते हैं। अपने भाई का भी बदला लिया। ठीक है, अपनी बहन के प्रति जो भाई के कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को भी निभाया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक आदर्श भाई भी थे। ऊपर वाली लाइन में हर्षवर्धन जो है आदर्श पुत्र हैं और नीचे वाली लाइन में वह एक आदर्श भाई है। बात समझ में आ गई होगी? पिछला वीडियो जरूर देखें, इसीलिए बार बार करें, पिछला नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो यही सारी बात जो है आपको सामने इसके लिखनी है। 3-4 लाइनों में लिखेंगे, आराम से इतने में ये आ जाएगा। अब दूसरा ध्यान करना है कि दूसरी चीज क्या हुई है, ये जरूरी है। दूसरी चीज ध्यान करेंगे। आप भी सोचते जाइए, थोड़ी आइडिया दीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा साल हो गया है, आपने भी पढ़ा है। ठीक है, हम आपका बेहतर तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और इसमें नंबर जो है आपके पक्के और परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक आदर्श ये भाई, चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श भाई, इसके बाद में कह सकते हैं महान योद्धा, ये भी कह सकते हैं महान योद्धा। अब महान योद्धा किस आधार पे कह सकते हैं? महान योद्धा इस आधार पे कह सकते हैं कि वह मालव राज को परास्त करता है युद्ध में, अपनी बहन को बचा करके लाता है। जिसके बाद भाई का बदला लेने के लिए भाई का बदला भी जो है वही लेता है। तीसरी बात यह है कि वह उत्तराखंड में 5 वर्षों तक लगातार युद्ध करता रहता है और युद्ध करने के पश्चात में कई राज्यों की एक राजधानी वह बनाता है। ठीक है, कई राज्यों की यानी विलयकरण यह इन्होंने किया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक महान योद्धा भी थे। दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि नंबर 4 पॉइंट में क्या रहेगा, तो ध्यान दें, दिख रहा होगा। नंबर 4 जो पॉइंट है आपका, एक आदर्श राजा कह सकते हैं, एक आदर्श राजा। ये आदर्श राजा के रूप में भी है, इनका
जो है बोल रहा है। आदर्श राजा इस आधार पर क्योंकि ये अपनी जनता से बहुत कम कर लिया करते थे, यानी ऐसा माना जाता है कि ये भाप की तरह लोगों से कर लिया करते थे और बरसात की तरह, बादलों की बरसात की तरह जनता को वापस करते थे, यानी 2 गुना 4 गुना या 10 गुना कर करके उनको वापस देते थे और विकास करते थे। उनके राज्य में जनता हर प्रकार से सुखी थी और सामाजिक संस्कृति बढ़ती जा रही थी, यानी अभूतपूर्व उन्नति हुई, यानी बहुत अधिक इनके राज्य में ही संस्कृति की उन्नति हुई, कला की उन्नति हुई, जनता हर प्रकार से सुखी थी, खुशी थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक आदर्श राजा भी थे। इस तरीके से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, देखिए हम कहीं देख करके नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना, जरूरी नहीं कि जैसा मॉडल में लिखा है, किताब में लिखा है वैसा लिखे, अपने तरफ से आप लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से ही बता रहे हैं, ठीक है, अपनी भाषा में बता रहे हैं, क्योंकि अपनी भाषा में बात की जाए तो बड़े आराम से की जा सकती है और समझ में भी आती है, और अपनी भाषा का हम सम्मान करते हैं, हम मातृभाषा का भी अपने सम्मान करते हैं। तो ठीक है, तो एक आदर्श राजा के रूप में, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श भाई के रूप में, महान योद्धा के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में। इसके बाद जो अगर हम 5वां पॉइंट इनका रख सकते हैं वो है त्यागी या त्यागवती। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर्षवर्धन को त्यागव्रती, त्यागव्रती, यानी जो त्यागव्रती का मतलब ये होता है जो लोग त्याग का व्रत धारण कर लेते हैं तो उनको त्यागव्रती कहा जाता है। और महाराजा हर्षवर्धन बड़े त्यागव्रती थे, इसीलिए इन्होंने यमुना नदी के किनारे एक मेला लगवाया था और उस मेले में जितने भी साधु संत थे, भिखारी थे, उन सभी को आमंत्रित भी किया था। और त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस त्रिवेणी संगम पर उन्होंने मेला लगवाया और उस मेले में अपना ये हर 5 वर्ष के बाद सब कुछ दान कर देते थे और पुनः बादलों की तरह संचित करने के लिए वापस अपनी राजधानी लौट जाते थे। तो ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मेन पॉइंट है कि आपको पता होगा कि जो इनकी बहन राजश्री थी, उन्होंने वो राजपाट से बड़ी उदासीन हो गई थी। उदासीन होने के पश्चात में उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी और उसके पश्चात जो भिखारी बन गई थी और भिखारी बनने के पश्चात में वो उन्होंने घर को त्याग दिया था। और जब इन्होंने त्याग धारण किया हर्षवर्धन ने, तो उसने क्या किया कि जो भिखारी हैं उनको भी बुलाया, जो ऋषि हैं उनको भी बुलाया, उसके बाद संत जो हैं उनको भी बुलाया, यानी बहुत प्रकार के लोगों को बुलाया और बुलाने के पश्चात में उनको दान भी दिया। तो बात यह कि जो इनकी बहन राजश्री थी, इनकी बहन जो राजश्री थी वो रानी थी, और रानी थी और उन्होंने छोड़ दिया था, भिखारन बन गई। और जब इनके भाई ने आमंत्रित किया तो वो आई भी थी और बाकायदा भिखारियों की श्रेणी में, पंक्ति में वह बैठी हुई थी। तो इसे वैराग्य धारण करना कहते हैं कि राजा होने के पश्चात में संत बनना या भिखारी बनना, भिखारी बनने के पश्चात में उसी वेशभूषा में रहना और वही जीवन जीना, यही तो होता है, यही अभिनय होता है। इसी प्रकार ये दुनिया है, उसी प्रकार की ये दुनिया है कि यहाँ मनुष्य आता है, अभिनय करता है और अभिनय करने के बाद में चला जाता है। तो ऐसा ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये जान ले कि वह अभिनय करने के लिए आया है, तो कभी भी जो है किसी का लालच में आकर के हत्या नहीं करेगा और ना ही किसी
कोई अपराध का वह भागीदार स्वयं बनेगा। तो इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजश्री आई थी, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या है, ठीक है। अब निष्कर्ष में लिखेंगे इसी तरीके से, यहाँ पे लिख देंगे कि जो ऊपर कहानी है कि उपयुक्त कहानी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो आदर्श एक पुत्र थे और हर प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक आदर्श पुत्र का गुण होता है वो हर्षवर्धन के था। दूसरी बात हुआ एक आदर्श भाई थे, अपने भाई का भी उन्होंने बदला लिया, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है महान योद्धा। वह एक महान योद्धा भी थे, लगातार 5 वर्षों तक उत्तराखंड में उन्होंने के साथ युद्ध किया और कई राज्यों को मिलाकर के एक राजधानी बनाया। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक महान योद्धा भी थे और यह एक आदर्श राजा भी थे। यानी उनकी प्रजा, आदर्श राजा का मतलब होता है कि उसकी प्रजा हर प्रकार से सुखी हो, संस्कृत, धर्म की उन्नति हो, तो वह आदर्श राजा कहा जाता है। उसे आदर्श राजा की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इनके जो है शासन काल में जब ये राजा थे तो ऐसा ही हुआ और उसके बाद जो है त्याग होती भी रहे। जो हर साल 5 वर्षों के बाद त्रिवेणी संगम पर जो मेला लगता है उसमें आकर के वह भिखारी, ऋषियों और संतों को अपना सब कुछ दान कर देते थे और फिर दोबारा अपनी राजधानी कौशाम्बी जो है लौट जाते थे, वो कन्नौज लौट जाते थे, ठीक है। और लौट जाने के पश्चात दोबारा संचय करते थे और वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद लगातार ऐसा करते रहे जब तक उन्होंने जीवन जिया। बस इतना पढ़ना है बच्चों, बस इतना। ये आपका चरित्र चित्रण हो गया, कुछ अलग से नहीं सोचना। आप पिछला वीडियो देखो, ये देखो, बस कहानी खत्म, ठीक है। इसके बाद देखिए चरित्र चित्रण कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे राजश्री का पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, राजश्री का पूछा जा सकता है। उसके उपरांत जो है मानवराज का पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके उपरांत जो है कह सकते हैं ग्रह बर्मन का भी पूछ सकते हैं, ग्रह बर्मन का भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है राज्यवर्धन का भी पूछ सकते हैं। ये है, ये पूछने की बात है, लेकिन सबसे अधिक हर्षवर्धन का पूछ सकते हैं और दूसरे नंबर पर राज्यवर्धन, तीसरे पे राजश्री। हम इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हर्षवर्धन, राजश्री, फिर राज्यवर्धन रखते हैं, लेकिन हम नहीं, हमने पहले भाइयों को रखा है, उसके बाद बहन को रखा है, ठीक है। क्योंकि अब इन तीनों का मतलब जो है ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं तो इनका है, सेकंड नंबर पे इनका और फिर इनका है। इनके बारे में कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई इनका मतलब हर्षवर्धन का, राजश्री का और फिर राज्यवर्धन का बता सकता है, तो ये थोड़ा अंतर हो सकता है। बाकी जो है चित्रण जो है आपका सेम ही है, ठीक है। और मुझे आशा है कि जब आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो राजश्री का भी चित्रण लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्यवर्धन का भी लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, फिलहाल मानवराज जो है जो दुश्मन था, इसमें थोड़ा ये हो सकता है कि ना पूछा था क्योंकि इनका प्रमुख रोल नहीं था, ये विलन थे, थोड़ी देर के लिए दिखाए गए थे। बाकी पूरी कहानी जो है हर्षवर्धन पर ही चलती है, जैसा कि सबसे पहले ऊपर लिखा है। तो ये आपका लिखने का तरीका हुआ। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने इस तरीके से लिखा है। आपका एसडब्ल्यू क्या रहेगा? आपका एसडब्ल्यू रहेगा वो ये कि एसडब्ल्यू के तौर पर आपको इन सबको फिल करना है। जैसे ये वाली लाइन, ये वाली पूरी करनी है। इसके बाद महान योद्धा किस प्रकार थे, कैसे महान योद्धा कैसे कहा जाए, तो उसके बारे में लिखना है। एक आदर्श राजा है कैसे थे, तो वो आगे लिखना है। बस इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। रखने के पश्चात में जो है आपका आंसर ये हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।